गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर हमने स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं और यहां हम ये देख रहे हैं कि वो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस बेसिकली डिफ्यूजन के जैसा ही प्रोसेस है पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस या इस फिनोमेना या इस कंसेप्ट की जो डिस्कवरी थी वो की थी नॉलेट ने ईयर 1748 के अंदर। इनके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए, नाम था उनका डेटिरोकैट, और डेटिरोकैट ने 1827 के अंदर ऑस्मोसिस की डिटेल्ड स्टडी की, यानी ऑस्मोसिस के फिनोमेना को डिटेल्ड कंसेप्ट के रूप में समझा, पढ़ा और बताया। चलिए अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं ऑस्मोसिस की। देखिए जैसे हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था वहां पर हमने क्या देखा था कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसेंट्रेशन। यहां पर भी वही चीज है, यानी ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स और आयंस का, या हम ये कह सकते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो उनकी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन वाले एरिया में ही हो रहा है, पर यहां पर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस चलता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सॉल्यूट मटेरियल from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration through a semi-permeable, particularly selectively permeable membrane। तो यहाँ पर जो एक मटेरियल काम में आ रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसे ध्यान में रखने की बात है कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन काम में आ रही है जिसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए अब हम ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसको हम एक बार थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं इसका। देखिए जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये जनरली तीन टाइप की होती हैं। एक टाइप की होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और थर्ड टाइप की होती है सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, यानी उसमें सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, उनके मॉलिक्यूल्स और आयंस को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करती है, यानी किसी भी तरीके का उनके ऊपर अवरोध उत्पन्न नहीं करती, किसी भी तरीके की रुकावट प्रोड्यूस नहीं करती है उनके मूवमेंट के लिए। और जैसे सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो परमिएबल मेम्ब्रेन का एक पर्टिकुलर टाइप है। चलिए अब हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है अपने अंदर बाहर आने जाने के लिए, पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर या अपने अंदर से बाहर और अपने अंदर एंट्री प्रोवाइड नहीं करती। वापस एक बार देखें, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और आयंस ही अंदर बाहर आ जा सकेंगे, यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर बाहर एंट्री एग्जिट नहीं ले पाएंगे। चलिए अब हम थर्ड टाइप की मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हमने कहा है सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सिर्फ कुछ ही टाइप के मॉलिक्यूल्स को या आयंस को अपने अंदर बाहर एंट्री एग्जिट देती है, चाहे वो सॉल्यूट के हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के हो। सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स और आयंस को ये अलाउ नहीं करती अपने अंदर बाहर आने जाने के लिए। देखिए जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि जो सेल्स के ऊपर जितनी भी टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं, पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? जो वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है और ये सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आती है। चलिए अब हम जहां तक एक बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, जब भी हम सॉल्वेंट की बात करेंगे प्लांट सेल के अंदर, वो हमेशा क्या होगा? हमेशा वाटर मॉलिक्यूल ही काउंट किया जाएगा उस कैटेगरी में, यानी वाटर मॉलिक्यूल प्लांट सेल में हमेशा सॉल्वेंट का ही काम करेगा। चलिए अब हम
एक और कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिफ्यूजन वाले चैप्टर में, डीपी यानी डिफ्यूजन प्रेशर। यहां पर एक और कंसेप्ट आ रहा है उसी से जैसा, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम ओपी से कोरिलेट कर रहे हैं। देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके बारे में हम थोड़ा सा एक चीज जानते हैं। जब हम सॉल्यूशन की बात करें तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब डेवलप होता है कि जब उस सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसके प्योर सॉल्वेंट से सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाता है, तब एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है और वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। वापस से इसको समझिए। देखिए आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसे आपने फिल्टर करने की कोशिश की, पर्टिकुलरली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से उसे फिल्टर करने की कोशिश की, और उस सॉल्वेंट में से आपने सॉल्यूट और सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ऊपर मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, वो मैक्सिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के हटने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो आ रहा है वही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये डेवलप किसके वजह से हुआ? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से हुआ। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसे एटमॉस्फेयर यानी एटीएम के अंदर इसे कैलकुलेट किया जाता है, काउंट किया जाता है, इसकी यूनिट ये है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर वो सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी कैसे है कि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, तो अब क्या कह सकते हैं हम कि वहां पर उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। चलिए अगले पॉइंट में देखिए, जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी प्योर सॉल्वेंट आपने जैसे कि प्योर वाटर लिया और उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को आपने मेजर किया, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? सॉल्यूशन मॉलिक्यूल का, या सॉल्यूशन जो आपने एक दूसरे बीकर के अंदर ले लिया, तो इन दोनों के बीच में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हायर किसका रहेगा? सॉल्यूशन का रहेगा। प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। अगले पॉइंट में देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं होता है। कब इंक्रीज नहीं होता है? जब हम सॉल्यूशन के अंदर ऐसे सॉल्यूट्स को ऐड करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर घुलनशील या डिसॉल्वेबल नहीं होते हैं। तो जब वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहे हैं तो किसी भी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तीन मेजर फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखिए जब सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर वाले कंसेप्ट में, जब सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे तब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। चलिए सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर भी डेवलप होगा या ज्यादा होगा। अगले पॉइंट में देखिए आयनाइजेशन और सॉल्यूट पार्टिकल्स। आयनाइजेशन का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या ऐसे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं या सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी? सॉल्यूट पार्टिकल्स की। अलग अलग टाइप के सॉल्यूट पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा होंगे, उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी ज्यादा रहेगा। चलिए ये बात थी फैक्टर्स के बारे में। अब हम इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंस जो है, ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला जो इसमें इंपॉर्टेंस आता है वो ये है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस प्लांट सिस्टम के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन में अपना मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लांट अपनी रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स, उसमें बारीक बारीक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रूट हेयर्स कहलाते हैं। उनके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल के थ्रू प्लांट अपनी बॉडी के अंदर। चलिए अगला जो इसका सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं, प्लांट के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, उनको एक
पर्टिकुलर टर्जिड कंडीशन में यानी फूली हुई अवस्था के अंदर यानी उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है, जिसे टर्जिडिटी कहते हैं। अगले पॉइंट में देखिए, अगली इंपॉर्टेंस की ये है कि जो ऑस्मोसिस है वो स्टोमेटा यानी रंध्र जो होते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग में अपना मेजर रोल प्ले करता है। इसमें स्टोमेटा के ऊपर जो गार्ड सेल्स होते हैं वो अगर टर्जिड कंडीशन में ऑस्मोसिस की वजह से उनमें वाटर एंटर हुआ है तो वो फूली हुई अवस्था में गुब्बारे की तरीके से फूल जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे। अब जब ऑस्मोसिस कम हुआ या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तब क्या होगा, वाटर जो है उन स्टोमेटा उन गार्ड सेल्स के अंदर से बाहर आ जाएगा, तो वो वापस से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे, टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी उनके अंदर से और वो वापस से पास आ जाएंगे गार्ड सेल, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। चलिए अब हम एक चीज और देखते हैं, जो अगली कंडीशन है, अगली जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जब प्लांट्स के अंदर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की अवेलेबिलिटी होती है तो ऐसे प्लांट्स फ्रीजिंग यानी कि उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके क्रिस्टल बनने की कंडीशन लोअर टेम्परेचर में और सूखे की अवस्था से बच जाते हैं, यानी वाटर की कमी की वजह से खत्म नहीं होते, जीवित रह जाते हैं। लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंस आती है वो ये है कि सेल्स के अंदर या प्लांट सिस्टम के अंदर सेल टू सेल मूवमेंट जो है किसका, वाटर का, और दूसरे जो डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स हैं, डिसॉल्व्ड मटेरियल्स हैं, सेल टू सेल मूवमेंट उन मटेरियल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का इसी ऑस्मोसिस के थ्रू चलता रहता है। तो यहाँ हमने पढ़ा ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर को स्टडी करेंगे। थैंक यू।